नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे संख्या पद्धति के अंतर्गत पूर्णांक की। पूर्णांक में पूर्णांक है क्या, पूर्णांक में कौन कौन से अंक आते हैं और संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण हम कैसे करते हैं और पूर्णांक का निरपेक्ष मान क्या होता है, इन खंडों के बारे में अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ पूर्णांक शुरू करने के पहले हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे कि पूर्ण संख्याएं कौन है, क्या है। तो जैसा हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या का अध्ययन किया, तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, इन प्राकृतिक संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक ये हमारे प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम क्या करें, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को क्या करें, शून्य को सम्मिलित कर लें। तो शून्य को सम्मिलित करने पर जो प्राप्त संख्याओं का समूह होगा, शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याओं का समूह, जो प्राप्त संख्याओं का समूह होगा वह पूर्ण संख्या का समूह कहलाता है, या वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राप्त संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा, वह पूर्ण संख्याएं कहलाता है। पूर्ण संख्याएं कहलाता है। तो प्राकृतिक संख्याओं का समूह हमारा है, 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और वही जब हम पूर्ण संख्या, अगर हम पूर्ण संख्या की बात करेंगे, पूर्ण संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याएं किस में जाएंगी, 0, 1, 2, 3, 4 होते होते कहां तक जाती हैं, अनंत तक। ये तो पूर्ण। अब इसमें आप देखिए कि ये 1 से लेकर अनंत तक ये संख्याओं का जो समूह है वह प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। और इन प्राकृतिक संख्याओं में हमने शून्य को और बढ़ा दिया। शून्य को क्या किया, शून्य को और बढ़ा दिया है, उसमें मिला दिया। और उसको मिलाने पर जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, वह संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाता है। अब यहां जैसे प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी थी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 थी। लेकिन अब यहां पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 होगी। अब यहां कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम इसको संख्या रेखा पर देखें, पूर्ण संख्याओं को भी हम संख्या रेखा, जिस तरह प्राकृतिक संख्याओं को देखा, तो इसमें हम देखेंगे कि ये 0 से शुरू होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी तरह ये संख्या बढ़ती चली जाती है। इसमें भी हम देखेंगे कि जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0। 0 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 1 मिलता है, 1 में 1 को जोड़ दे तो 2, 2 में 1 को जोड़ दे 3, 3 में 1 को जोड़े 4, 4 में 1 को जोड़े 5, इसी तरह संख्या
यानी कोई भी पूर्ण संख्या है, यदि उसमें एक जोड़ दिया जाए तो हमें अगली पूर्ण संख्या मिल जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, कितनी बड़ी से भी बड़ी पूर्ण संख्या हम लिखेंगे, यदि उसमें एक जोड़ देंगे तो उसकी अगली पूर्ण संख्या मिलेगी, और यही उसकी क्या होगी, उत्तरवर्ती संख्या होगी। उसी तरह है, जब हम देखते हैं क्या कि 5 में एक घटा दे तो उससे ठीक पहले वाली संख्या, 4 में एक घटा दे तो उससे ठीक पहले वाली संख्या 3 मिली, 3 में एक घटाएं तो उसकी ठीक पहले वाली संख्या 2 मिली। इसी तरह जब हम एक घटाएं, यानी कोई भी पूर्ण संख्या है उसमें यदि एक को घटा दिया जाए तो वह उसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। अब यहां पर पूर्ण संख्या में जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है शून्य की बात करते हैं। तो अगर हम किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ें, किसी पूर्ण संख्या में, ये देखिए क्या है, किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर, भाई किसी संख्या में शून्य को जोड़ें, किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है, वही संख्या प्राप्त होती है। भाई कोई भी संख्या हो, मान लीजिए हमने 7231 लिया और इसमें शून्य को जोड़ दिया, तो हमें तो वही संख्या मिली ना, 7231। तो वही यहां कह रहे हैं किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याओं में शून्य को, पूर्ण संख्याओं में शून्य को पूर्ण संख्याओं में क्या कहेंगे, योग का तत्समक कहते हैं। योग का तत्समक, ये भी प्रश्न बहुत पूछते हैं क्या कि पूर्ण संख्या में योग का तत्समक कौन सा अंक है, कौन सी संख्या, तो वह शून्य है। शून्य को जोड़ते हैं किसी संख्या में तो वही मिलता है, और पूर्ण संख्याओं में एक से गुणा करते हैं, यदि पूर्ण संख्याओं में एक से गुणा करते हैं, पूर्ण संख्याओं में एक से गुणा करते हैं, पूर्ण संख्याओं में किससे गुणा करते हैं, एक से गुणा करते हैं, तो फिर क्या होता है उसका परिणाम, उसका गुणनफल, तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है। जो गुणनफल होगा, गुणनफल क्या होगा, गुणनफल वही संख्या होगी, वही संख्या प्राप्त होगी। भाई कोई भी संख्या हम लेते हैं, हम बहुत बड़ी संख्या ले लिए कई अंकों की, अब इसमें एक से आप गुणा करेंगे तो फिर यही संख्या गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है। वही संख्या क्या होगी, वही संख्या गुणनफल के रूप में प्राप्त होगी। तो वही कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं में एक से गुणा अगर गुणा है तो गुणनफल क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होगी। इसलिए एक को, इसलिए एक को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याओं में गुणन का तत्समक अवयव कहेंगे। एक को पूर्ण संख्याओं में, एक को पूर्ण संख्याओं में गुणन का तत्समक अवयव कहेंगे। गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं।
तो अब यहां एक चीज और कि गुणन का तत्समक अवयव किसमें, पूर्ण संख्याओं में गुणन का तत्समक अवयव कौन है, वह 1 है। अब पूर्ण संख्या पर इतनी ही चर्चा, इसके बाद तब हम अगली संख्या पर आते हैं। जो संख्या के प्रकार है वह हमारा संख्या है पूर्णांक, इंटीजर्स। हम बात करते हैं किसकी, पूर्णांक की। पूर्णांक में जैसे प्राकृतिक संख्या की बात किया तो प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होकर अनंत तक की संख्याएं। पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया, यानी पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक जाती है। अब जब हम पूर्णांक की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, पूर्णांक में जो, अब देखिए, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक यानी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इस तरह संख्याओं का समूह, ये अनंत तक जाती है। उसी तरह शून्य, एक तो ऋण पूर्णांक हो गया, दूसरा शून्य हो गया, और तीसरा प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या या इसी प्राकृतिक संख्या को धन पूर्णांक भी कहते हैं। तो इन तीनों यानी ऋण पूर्णांक, शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के समूह, इनके समूह एक साथ, इनके समूह एक साथ, ऋण पूर्णांक, शून्य और प्राकृतिक संख्या के समूह एक साथ पूर्णांक कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। अब ये तो एक सामान्य रूप में हमने बात किया कि ऋण पूर्णांक, शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को एक साथ पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं, जब पूर्णांक की हम बात करते हैं, किसकी, पूर्णांक, तो पूर्णांक में अभी जैसा हमने देखा 3 प्रकार की संख्याओं की बात आई। सबसे पहले कौन सी आई, ऋण पूर्णांक। अब ऋण पूर्णांक है कौन, भाई ऋण पूर्णांक कहते किसे, अभी चूंकि ऋण पूर्णांक पहली बार हम सुन रहे हैं, तो ऋण चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। ऋण पूर्णांक कौन है, ऋण चिन्ह युक्त, ऋण चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्याएं, ऋण चिन्ह युक्त जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या है, वह ऋण पूर्णांक है। यानी अगर इसकी बात हम करें तो यह ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इस तरह होते होते यह ऋण अनंत तक जाती है। दूसरी हमारी कौन सी संख्या है, दूसरी की बात हम करते हैं शून्य की। तो शून्य में शून्य है, और फिर तीसरा जो पूर्णांक के अंतर्गत खंड आता है वह क्या है, वह धन पूर्णांक। और धन पूर्णांक क्या है, धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं हैं। धन पूर्णांक क्या है, धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं। पूर्णांक के भेद को हम इस तरह से देखें, या इसी को एक दूसरे रूप में हम समझ सकते हैं। इसको इस रूप में भी अगर हम समझें कि ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक में 2 प्रकार की संख्याएं हैं। कौन कौन सी, एक ऋण पूर्णांक है, एक क्या है, ऋण पूर्णांक, और दूसरा पूर्ण संख्याएं। भाई अभी हमने लास्ट में पूर्ण संख्या पढ़ा, अभी आज। अब पूर्ण संख्या की जब हम बात करते हैं
तो अब पूर्ण संख्या में दो प्रकार कौन कौन, एक तो शून्य है और दूसरा प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो अब यहां भाई ऋण पूर्णांक को हम समझ गए कि ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, यानी ऋण चिन्ह युक्त जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो ऋण पूर्णांक हैं, और पूर्ण संख्याओं में शून्य है। और प्राकृतिक संख्याएं गिनती करने वाली संख्याएं, गिनती का प्रारंभ 1 से होता है, तो 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब यहां आया बात शून्य का। तो अब अगर हम संख्या रेखा पर इन पूर्ण संख्याओं की बात करें, अब संख्या रेखा पर अगर हम बनाते हैं तो यहां पर क्या है, ये शून्य है, दाहिनी तरफ धन पूर्णांक। संख्या रेखा पूर्णांक की जब हम संख्या रेखा की बात करते हैं तो शून्य है, ये क्या है, ये शून्य। शून्य के दाहिनी ओर क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक। और शून्य के बाईं ओर क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब यहां भाई आ रहा है कि शून्य है, तो शून्य के बाईं ओर ऋण संख्याएं और शून्य के दाईं ओर धन संख्याएं। तो हम यहां पहले शून्य पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो बात आई ये शून्य की, कि शून्य की विशेषताएं कुछ एक दो हम यहां समझ लेते हैं। पूर्णांक का महत्वपूर्ण ये अंक है। तो जब हम बात किसकी करते हैं, हम बात करते हैं शून्य की। तो शून्य में, शून्य के बारे में अभी पूर्ण संख्या में भी देखा, वही पूर्णांक में भी, यानी किसी संख्या में शून्य जोड़ने या घटाने पर, किसी संख्या में शून्य जोड़ने या घटाने पर, शून्य जोड़ने या घटाने पर संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई कोई भी संख्या है उसमें आप शून्य को जोड़ दे या शून्य को घटा दे तो संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं। किंतु अब आगे देखिए, शून्य से यदि हम गुणा करते हैं, किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर क्या होगा, ये चीज विशेष ध्यान रखिए। ये सरलीकरण में बहुत कई प्रश्न होते हैं, देखने में बड़े लंबे होते हैं, किंतु ब्रैकेट के बाहर गुणे शून्य कर लिया जाता है। तो किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर, किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल हमेशा शून्य आता है। कितनी बड़ी से भी बड़ी संख्या हो उसका गुणनफल क्या होगा, गुणनफल हमेशा शून्य आता है। गुणनफल हमेशा क्या होगा, गुणनफल हमेशा शून्य आता है। तो ये तो शून्य की एक दो विशेषताएं हुई। अब शून्य है, कोई संख्या है, भाई जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिखी 217 यानी 217। अब शून्य को दाईं ओर लगाएं या बाईं ओर लगाएं, भाई अगर हमने बाईं ओर लगाया तो इसके मान पे क्या प्रभाव पड़ा, और वहीं 217 है इसके दाईं ओर लगा दिया तो मान पर क्या प्रभाव पड़ा, बाईं ओर लगाया तो मान पर कोई प्रभाव नहीं। भाई स्थानीय मान के अनुसार बाईं ओर जो अंक है वो 1000 पर है, और 1000 का वहां पर उसका जातीय मान शून्य है तो उसका स्थानीय मान शून्य हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं। किंतु यदि यह दाहिनी ओर लगा तो इसके मान को 10 गुना वृद्धि कर देता है। तो यहां ये अगला बिंदु हम देखते हैं कि शून्य को किसी संख्या के बाएं लिखने पर,
अगर शून्य को किसी संख्या के बाएं लिखने पर, किसी संख्या के बाएं लिखने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं आता, लिखने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं आता, संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं आता। किंतु यदि बाएं के स्थान पर हम शून्य को किसी संख्या की दाहिनी तरफ शून्य के बाएं लिखने पर, इसको सुधार लीजिएगा, बाएं लिखने पर, और वैसे किसी संख्या, शून्य को किसी संख्या के दाहिने लिखने पर, वहां बाएं लिखे थे, यहां दाहिने लिखने पर क्या होगा? संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। संख्या का मान क्या होगा? संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। तो शून्य की इतनी विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं, अभी संख्या रेखा को हमने दिखाया था कि हम संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण कैसे करते हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण हम कैसे करते हैं? भाई कोई एक संख्या रेखा आप बनाइए, संख्या रेखा बना दिया। अब यहां ये तो हमारा शून्य का अंक को दिखाएगा, यहां पर क्या हो गया? यहां पर शून्य हो गया। और जैसा अभी बताया था, दाहिनी तरफ क्या होगा? शून्य के दाहिनी तरफ धनात्मक पूर्णांक, शून्य के दाहिनी तरफ क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक। और शून्य के बाईं ओर क्या होगा? शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक। अब इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इसी तरह बढ़ते जाएंगे अनंत तक। और इधर जब हम बढ़ेंगे तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6। तो इधर अब यहां जैसा प्राकृतिक और पूर्ण में भी हमने बात किया था संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा पर किसी बिंदु पर या किसी संख्या पर हम खड़े हैं, यदि हम बाईं ओर चलते हैं तो उसका मान घटता है, और दाहिनी ओर चलते हैं तो उसका मान बढ़ता है। तो बाईं ओर चलेंगे तो क्या होगा? बाईं ओर चलने पर मान घटेगा, दाईं ओर चलने पर मान बढ़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा यहां ऋण 4 पर स्थित है, कोई एक बच्चा है, अब वो अपने दाहिनी ओर 3 कदम चलता है, तो 1 2 3 यानी वह 3 कदम चलकर कहां आया? ऋण 1 पर। तो यानी 3 मान बढ़ा। तो इस तरह ऋण 4 से ऋण 1 बढ़ा है, या इसको प्रश्न के रूप में कि ऋण 4 में 3 कदम दाहिनी ओर चला यानी धन 3, तो ऋण 4 धन 3 यानी ऋण 1। उसी तरह बाईं ओर चलता है, मान लीजिए वो 5 पर बच्चा खड़ा है,
और वह 3 कदम बाईं ओर चलता है, तो 1 2 3 यानी वह बच्चा आकर कहां आएगा, 2 पर आएगा। बाईं ओर चला, ऋण हुआ। अब जैसे 5 ऋण 3 बराबर 2। अब इसी को ऋण पूर्णांक में भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 2 पर, ऋण 2 पर खड़ा है। कहां है, ऋण 2 पर, और वह बाईं ओर 5 कदम चलता है, ये हो जाएगा ऋण 7। 5 कदम चलता है तो 1 2, भाई 1 2 3 4 5 कदम चला, तो बाईं ओर चलने पर वह कहां पर आगे खड़ा होगा, वह ऋण 7 पर। तो अब ऋण 2 में बाईं ओर कितना चला, 5 कदम, तो यानी ऋण 2 में से 5 हम घटाएंगे तो इसका मान कितना आ गया, ऋण 7 आ गया। अब इस पर संख्या रेखा पर एक बात और हम लोग देखते हैं। भाई कोई संख्या रेखा, एक संख्या रेखा बनाई जिसमें यहां 0, इधर 1 2 3 4 5 संख्या बढ़ती गई। उसी तरह इस तरफ ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 और ये संख्या बढ़ती गई। भाई इधर अनंत तक गई और इधर ऋण अनंत तक गई। अब यहां आप देखेंगे कि प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत एक ऋण पूर्णांक होता है। हम इसको इस तरह से समझें, आपको लिख के बता रहे हैं कि प्रत्येक धन पूर्णांक, प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत एक ऋण पूर्णांक होता है। प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत एक ऋण पूर्णांक होता है, और इन दोनों का योग, जो संगत धन और ऋण पूर्णांक है, तो इन दोनों का योग क्या होगा, इन दोनों का योग इन दोनों का योग कौन कौन से, संगत, जो संगत हैं, एक धन पूर्णांक एक ऋण पूर्णांक, इन दोनों का योग क्या होता है, इन दोनों का योग 0 होता है। इन दोनों का योग क्या होता है, इन दोनों का योग 0 होता है। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में अगर हम बात करेंगे, इस तरह की जो कंडीशन बनी, इस कंडीशन में, इस स्थिति में क्या होगा, हम क्या कहेंगे, कौन सी परिस्थिति बनती है, इस स्थिति में दोनों संगत पूर्णांकों को, जो दोनों संगत पूर्णांक हैं, अभी वो दिखाते हैं हम आपको कैसे, दोनों संगत पूर्णांकों को, दोनों संगत पूर्णांकों को दोनों संगत पूर्णांकों को एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। एक दूसरे का क्या कहेंगे, एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। अब यहां हम एक उदाहरण लेके चलते हैं। मान लीजिए ऋण 4 और इधर धन 4, ये दोनों एक दूसरे के संगत हैं। इसको हम कैसे समझाएंगे, इसको कैसे समझाएंगे भाई, प्रत्येक, अब इसमें देखिए कह रहा है कि ऋण 4 धन 4, ये क्या हो जाएगा, ये इसका मान 0 होगा। भाई यहां से ऋण 4
और इधर धन 4। उसी तरह 1 का संगत कौन होगा, ऋण 1। उसी तरह 2 का संगत कौन होगा, ऋण 2। और उसी तरह 3 का संगत, 3 का संगत कौन होगा, 3 का संगत ऋण 3। यानी 1 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 1, 2 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 2, 3 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 3, 4 का ऋण 4, 198 का ऋण 198, 9,999 का ऋण 9,999। यानी उसके संगत जो है वो चिन्ह बदलकर उसी संख्या का ऋण चिन्ह उसका समझने के लिए, जैसे कोई भी संख्या है उसका योगात्मक प्रतिलोम पूछता है, उसके चिन्ह संख्या के सामने ऋण लगा दीजिए, वो उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अब यहां पूर्णांक में एक दो चीजें और। अब जैसे ये संख्या रेखा हमारी बनी है, इसी संख्या रेखा पर कि प्रत्येक धन पूर्णांक समस्त ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है। 2-3 बिंदु हैं, इसको हम समझ लें कि प्रत्येक धन पूर्णांक, प्रत्येक धन पूर्णांक क्या होगा, समस्त ऋण पूर्णांकों से बड़ा होगा। कोई भी ऋण पूर्णांक तो समस्त ऋण पूर्णांकों से बड़ा होगा। समस्त ऋण पूर्णांकों से क्या होता है, बड़ा होता है। शून्य जो है वो प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होता है। शून्य प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होता है, प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होता है। और फिर देखिए तीसरी चीज, शून्य प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। शून्य प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है, प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। ये संख्या रेखा जो अभी हमने देखा कि ये शून्य है, ये क्या है, शून्य। अब इसके दाहिनी ओर, जैसा अभी हमने बताया कि किसी बिंदु से दाहिने चलेंगे मान बढ़ेगा, किसी बिंदु से बाएं चलेंगे मान घटेगा। तो शून्य के बाईं ओर समस्त ऋण पूर्णांक है, इसलिए शून्य ऋण पूर्णांकों से बड़ा है। शून्य धन पूर्णांक के बाईं ओर है, इसलिए समस्त धन पूर्णांकों से शून्य छोटा है। और प्रत्येक धन पूर्णांक यानी कोई भी धन पूर्णांक होगा वह समस्त यानी प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। अब यहां पूर्णांक में एक खंड, एक तथ्य को और हम लोग जानेंगे, फिर पूर्णांक के आगे का खंड हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो अब यहां जो हम अगला बात करने चल रहे हैं वह है पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। अब यहां हम इसको संख्या रेखा बनाकर और उस पर निरपेक्ष मान को हम लोग समझते हैं। संख्या रेखा, अब ये हमारा शून्य, इधर 1 2 3 4 5 संख्या आगे बढ़ी। बाईं तरफ ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 और ये संख्या आगे बढ़ती जाएगी। अब अगर यहां पर दो प्रश्न करें, यहां दो प्रश्न करते हैं। पहला कि धन 4 शून्य से कितनी दूरी पर है। धन 4, ये धन 4 शून्य से कितनी दूरी पर है, शून्य से कितनी दूरी पर है।
दूसरा प्रश्न हम करते हैं कि ऋण 4 शून्य से कितनी दूरी पर है। शून्य से कितनी दूरी पर है। दो प्रश्न हो गया। और यहां ये धन 4 है, यहां ये ऋण 4 है, ये शून्य है, ये क्या है, शून्य है, शून्य। अब कहता है कि धन 4 शून्य से कितनी दूरी पर है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहां से हम चले 1 2 3 4, भाई शून्य से 4 मात्रक दूरी पर है, और ऋण 4 1 2 3 4 ये भी 4 मात्रक की दूरी पर है। यानी इनकी दूरियों में अगर ये पूछे कि जब ये कहते हैं कि धन 4 शून्य से कितनी दूरी पर है, ऋण 4 शून्य से कितनी दूरी पर है, इनके बीच संबंध क्या है, तो दोनों का मात्रक यानी 4 मात्रक ये इधर, 4 मात्रक इधर, यानी दोनों दूरियों का परिमाण जो होगा, अगर हम ये कहें कि दोनों दूरियों का परिमाण, दोनों दूरियों का परिमाण क्या है, दोनों दूरियों का परिमाण 4 है। तो इस तरह 4 को धन 4 और ऋण 4 का निरपेक्ष मान हम कहेंगे। 4 क्योंकि यहां पर भी ये 4 मात्रक की दूरी पर है, 4 मात्रक की दूरी पर, और ये भी 4 मात्रक की दूरी पर है। तो इस तरह हम कहेंगे कि दोनों दूरियों का परिमाण या दोनों दूरियों का निरपेक्ष मान क्या है, 4। दोनों दूरियों का परिमाण या दोनों दूरियों का निरपेक्ष मान क्या है, 4 है। तो अब यहां जैसे पूछा जाता है कि निम्न संख्याओं का निरपेक्ष मान बताइए। अब जैसे इसी प्रश्न को धन 4 और ऋण 4 की बात करें, तो धन 4 का निरपेक्ष मान जब हम बात करते हैं, इसको हम दो खड़ी पाई के बीच रखते हैं, और ये हमारा मान 4 होगा, यानी चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं, ऋण 4 है तो इसका मान भी 4 होगा। तो इस तरह निरपेक्ष मान का प्रश्न हम लोगों से परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों, पूर्णांक और संख्या पद्धति के अन्य खंड पर आगे के बिंदुओं का हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।